नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 5, जिसका नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। और आज इसके अंतिम भाग में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में। स्वरूप का अर्थ ये होता है कि आखिर ये क्रांति किस नाम से जानी जाती है। आखिर विद्वान या इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद क्यों है कि इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपने देखा होगा विभिन्न पुस्तकों में इसके अलग अलग नाम आपको मिलते होंगे। जैसे हमने जैसे हमारा जो टॉपिक है वो 1857 की क्रांति हमने इसे कहा है। कुछ विद्वान इस बात को मानते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि केवल एक जन विद्रोह के रूप में था। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं, जबकि अधिकांश जो भारतीय और राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनका मानना है कि ये भारत की आज़ादी का, भारत का स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें वीडी सावरकर सबसे प्रमुख माने जाते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने आखिर इसके स्वरूप को लेकर इतने मतभेद क्यों हैं, इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ें, इस भाग को आगे पढ़ें, एक बार ये देख लेते हैं कि अभी तक के जो भागों में हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों, इस अध्याय का जो नाम है वो है उपनिवेशवादी आक्रमण। और उपनिवेशवादी आक्रमण का मतलब ये होता है कि भारत में कुछ बाहर से कंपनियां आई और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। यानी भारत को यहाँ पर आके वो व्यापारिक कंपनियां आई थी और वो व्यापार करने के लिए आई थी, जिनमें हमने देखा था कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख थी। और इन सब कंपनियों में आपस में जो संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है और वो भारत में अपने व्यापार को फैलाने में सफल रहती है। लेकिन क्योंकि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस समय जो था वो भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की थी कि कंपनी को लगा कि वो भारत में न केवल व्यापार कर सकती है बल्कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभर सकती है और भारत पर एक तरह से वो अपना अधिकार कर सकती है। तो इसी वजह से उसका सामना जो उस समय की प्रमुख शक्तियां थी उनसे हुआ था। हमने शुरू में देखा था कि इसकी जो पृष्ठभूमि है 1857 की जो क्रांति हमारा मुख्य विषय है, लेकिन हमने आपको 1757 से लेकर 1857 तक जितने 100 वर्षों का जो इतिहास था उसके बारे में एक संक्षेप परिचय दिया था। कारण इसका ये था कि जो 1857 की जो क्रांति होती है, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण थे, जिनमें राजनीतिक कारण सबसे प्रमुख माने जाते हैं, आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, प्रशासनिक कारण भी थे। लेकिन ये जो 100 वर्षों का इतिहास था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इन 100 वर्षों में जो नीतियां थी, उनकी वजह से भारत के लोगों में, भारत के जनमानस में उनके खिलाफ आक्रोश था। और वो आक्रोश हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आता है। तो इस प्रकार एक पूरा लंबा इतिहास था 100 वर्षों का। उस इतिहास में हमने देखा था कि किस प्रकार 1757 में बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अभियान की शुरुआत करती है। और उस समय की जो प्रमुख शक्तियां थी उसके रूप में हमने देखा था कि जहां राजस्थान में राजपूत राज्य शासन कर रहे थे, वहीं जो भारत का उत्तर पश्चिम छोर है वहाँ पर पंजाब का सिख राज्य शासन कर रहा था। उत्तर की बात करें तो अवध एक प्रमुख राज्य था, जबकि पूर्व में अगर हम बात करें तो बंगाल जो था सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था। दक्षिण भारत में भी निजाम एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे थे। लेकिन इस पूरे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो थी वो थे मराठे। क्योंकि मराठों ने मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी मुगल बादशाह बनते हैं। और इसका फ़ायदा उठाकर जो मराठे थे वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने में सफल होते हैं। लेकिन क्योंकि मराठों का सामना 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से होता है और पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है उसमें मराठों की एक करारी हार होती है। और उसकी वजह से जो मराठा शक्ति थी, जो सबसे शक्तिशाली थे उस समय, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और दोस्तों, इस युद्ध के बारे में, पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि इस युद्ध ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि उसने ये तय किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1761 का जो पानीपत का युद्ध था उसमें मराठों की करारी हार होती है। और उस युद्ध के बाद ही मराठे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। हालांकि मराठों की शक्ति उतनी कमज़ोर नहीं होती, उसके बावजूद भी वो भारत की सबसे प्रमुख शक्ति, राजनीतिक शक्ति थी और अंग्रेज़ों को उनसे निपटने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अंग्रेज़ों को हमने देखा था कि मराठे और अंग्रेज़ों के बीच मुख्य रूप से 4 युद्ध हुए थे। इसके अलावा
ये भी देखा था कि जो दक्षिण में मैसूर एक शक्ति थी जिसमें हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से किस प्रकार लोहा लिया था, उनका ढंग से डटकर सामना किया था, और किस प्रकार अवध में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया था। तो इस प्रकार पूरे भारत के अंदर, और हम ये देखते हैं कि जब जो अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते, बहादुर शाह द्वितीय जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, वो जो था उसका वो काफ़ी कमज़ोर उत्तराधिकारी था मुगलों का, और उसके समय अंग्रेजों ने अपनी शक्ति में काफ़ी वृद्धि की थी। तो इस प्रकार पूरे 100 वर्षों में जो अंग्रेजों की नीतियां थी, जिसमें कि मुख्य रूप से हमने 2 नीतियों की बात की थी। एक तो गोद निषेध जो नीति थी वो, इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो नीति थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार इन 2 नीतियों ने और किस प्रकार अंग्रेजों की युद्धों ने और कूटनीति ने संपूर्ण भारत के अधिकांश हिस्से पर, एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। और इन्हीं सब नीतियों की वजह से, इनकी विभिन्न नीतियों की वजह से 1857 में एक विद्रोह, ये क्रांति हमारे सामने आती है जो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयत्न करती है। हालांकि दोस्तों हमने देखा था कि वो क्रांति किस प्रकार असफल हो जाती है, उसमें हमने पिछले भाग में यह भी देखा था कि क्रांति जो थी वो असफल हो जाती है। लेकिन क्रांति असफल अवश्य हुई थी, लेकिन क्रांति के बहुत से महत्वपूर्ण परिणाम भी हमारे सामने थे। तो इस प्रकार पिछले भागों में हमने क्रांति के प्रमुख सेंटर्स जो थे, इसके प्रमुख केंद्र थे, किसके कौन कौन से इसके प्रमुख नायक थे, इसके अलावा ये क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, इसके क्या परिणाम निकले, इसकी असफलता के क्या कारण थे, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और आज इस भाग में, जो इस भाग 1857 की क्रांति का अंतिम भाग है, उसमें हम बात करेंगे क्रांति के स्वरूप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रांति का स्वरूप का मतलब। जैसे हमने आपको कहा था, क्रांति के स्वरूप को लेकर जो इतिहासकार हैं उनमें मतभेद दिखाई देते हैं। सब इतिहासकारों की अलग अलग राय मानी जाती है, लेकिन मोटे तौर पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो यूरोपीय इतिहासकार है उनको हम शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय इतिहासकारों का जो इस क्रांति को लेकर, 1857 की क्रांति को लेकर जो मत है, उनका ये मानना है कि ये एकमात्र सैनिक विद्रोह था। उनका ये मानना है कि ये एक सैनिक विद्रोह मात्र था, वो इसे एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखते हैं। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि केवल ये मुस्लिम षड्यंत्र था, और उनका ये मानता है कि सामंती वर्गों का विद्रोह था, ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध के रूप में वो देखते हैं, या फिर इसे श्वेत या काले लोगों के मध्य श्रेष्ठता का युद्ध मानते हैं, वो संघर्ष। इसके अलावा बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध मानते हैं। तो कुल मिला के जो यूरोपीय इतिहासकार हैं उनका जो मत है वो काफ़ी बायस नज़र आता है। उसमें हमें ये दिखाई देता है कि ये जो मत है इनका एक तरफा मत हमें दिखाई देता है। जबकि दूसरी तरफ जो भारतीय इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि ये जो क्रांति थी ये एक सैनिक असंतोष से शुरू हुई थी। हालांकि ऐसा था कि हमने देखा था कि ये क्रांति जो है मेरठ से शुरू होती है। 10 मई 1857 ईस्वी को जो मेरठ का विद्रोह है वहाँ से ये क्रांति शुरू होती है। शुरू में हमें क्या दिखाई देती है, ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरुआत होती है। लेकिन आगे जाकर इसमें भारत के लगभग हम देखते हैं कि देश के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया था, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो जमींदार वर्ग हो, चाहे शासक वर्ग हो। सभी वर्गों ने, आम जनता ने भी इसमें किस प्रकार क्रांतिकारियों की सहायता की थी उस विद्रोह के दौरान। तो हम ये देख रहे हैं कि ये विद्रोह सैनिक असंतोष से शुरू अवश्य हुआ था, लेकिन जन समर्थन के बाद इसने एक राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया था, जिसने हमारे आगे के जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको काफ़ी प्रभावित किया था। तो यहाँ 2 मत हमारे सामने मुख्य रूप से हैं, एक तो यूरोपीय विद्वानों के मत, इतिहासकारों के, और दूसरे जो मत हैं वो भारतीय इतिहासकारों के मत हैं। तो आपको जब इसके बारे में अध्ययन करना है तो दोनों के मतों को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि आखिर इसका क्या वो मत सही है अथवा नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला लेते हैं सैनिक विद्रोह। तो कौन कौन से इतिहासकार हैं जो इसे एक सैनिक विद्रोह के रूप में संज्ञा देते हैं, सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं? अगर इसमें प्रमुख इतिहासकारों की हम बात करें तो इसमें रॉबर्ट, आपको इतिहासकारों के नाम याद रखने जब अपना उत्तर लिखें आप, तो रॉबर्ट जॉन लॉरेंस, इसके अलावा सीले, और दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान, ये जो प्रमुख इतिहासकार हैं इनका ये मानना है कि ये जो विद्रोह था ये एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन क्योंकि उनका ये जो मत है वो पूरी तरह से सही नहीं है, इसका कारण यह है क्योंकि ये सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू अवश्य हुआ था। जैसे अभी हमने कहा था कि ये जरूर सही है कि ये जब विद्रोह शुरू हुआ, ये जो क्रांति जब शुरू हुई थी तो सैनिकों ने ही विद्रोह किया था। लेकिन आगे जाकर ये जो क्रांति है सैनिक विद्रोह नहीं रह जाती, बल्कि इसमें जो समाज या देश के जो अन्य वर्ग हैं वो भी इसमें भागीदारी निभाना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से एक सैनिक विद्रोह से ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो मत है इसे हम सही नहीं मान सकते कि सैनिक विद्रोह था।
इसके अब बात करते हैं आगे, ये मुस्लिम प्रतिक्रिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मुस्लिम प्रतिक्रिया है, और इसमें मुख्य रूप से इतिहासकार, यूरोपीय इतिहासकार ये मानते हैं कि केवल मात्र ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक मुस्लिम प्रतिक्रिया थी। और उसका कारण ये था कि क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में, जब अंग्रेज भारत आए और तो उनका जो मुख्य मुकाबला था, और उस समय भारत पर जो मुगल बादशाह थे वो पूरे भारत के शासक माने जाते थे, और उनका जो मुख्य मुकाबला था उन्हीं से हुआ था। इसी वजह से, क्योंकि वो मुस्लिम शासक थे मुगल बादशाह, तो क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत में उन्होंने मुगल बादशाहों को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो इसी वजह से जो मुस्लिम वर्ग था उनसे नाराज़ था, तो ये मुख्य रूप से मुस्लिम प्रतिक्रिया थी। लेकिन उनका ये मत भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो अधिकांश हम जो सैनिक भाग ले रहे हैं, इसमें अधिकांश जो वर्ग भाग ले रहा है जो बड़े स्तर पर, वो हिंदू वर्ग जो है वो ज़्यादा है, हिंदू समुदाय के लोग ज़्यादा इसमें भाग ले रहे हैं। तो हिंदुओं की अधिक संख्या में भाग लेने से उनका ये मत भी पूर्णतया सत्य नहीं माना जा सकता। हाँ, कह सकते हैं कि जो नेतृत्व करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति था वो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन दोस्तों हम मानते हैं कि बहादुर शाह जफर को हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने अपना एक नेता चुना था इस क्रांति के लिए, तो उनका ये मत कि मुस्लिम प्रतिक्रिया मात्र थी, ये सही नहीं है। और इसके जो प्रमुख इतिहासकार हैं जो इस मत को मानते हैं, उनके बारे में देखें तो सर जेम्स आउट्रम है, डब्ल्यू टेलर है, मॉलिसन है, कूपलेंट आदि को इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो दो प्रतिक्रियाएं अभी हमने देखे, दो व्यूज थे, दो विचार देखे। एक तो कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं और कुछ अन्य इतिहासकार इसे मुस्लिम प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। अब देखते हैं कि ये जन क्रांति, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये एक जन क्रांति था। तो किस प्रकार से जन क्रांति था? अगर प्रमुख इतिहासकार इसमें हम शामिल करें तो कौन कौन से इतिहासकार हो सकते हैं? एक तो W.S. रसेल हैं इसमें, और कैनिंग है, खुद कैनिंग भी इसे एक जन विद्रोह मानते हैं। जॉन ब्रूस नॉर्टन जो हैं वो इसे जन विद्रोह मानते हैं। इसके अलावा मॉलिसन, सर J.K. जो हैं, ये प्रमुख इतिहासकार हैं जो इसे एक जन विद्रोह या जन क्रांति की संज्ञा देते हैं। और इसकी वजह वो ये मानते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों ने, आम जनता ने इसमें भाग लिया था, इसीलिए ये एक जन विद्रोह था। जैसे कि अगर समाज के विभिन्न वर्गों की बात करें तो इसमें किसान थे, जमींदार थे, सैनिक, विभिन्न व्यवसाय में लगे लोग आदि ने इसमें भाग लिया, इसीलिए ये जन विद्रोह है। तो दोस्तों ये जो मत है काफ़ी हद तक सही लगता है, क्योंकि समाज के लगभग सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया था, तो ये एक जन विद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है। इसके अलावा किसान विद्रोह, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मात्र किसान विद्रोह था। कैसे? तो किसानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, क्योंकि अधिकांश जो सिपाही लड़ रहे थे, ऐसा मानते हैं कि जब सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया था, और इसमें से जो अधिकांश सिपाही जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था, उनमें मुख्य रूप से अवध और बंगाल के जो सैनिक ज़्यादा थे। और वो जो सैनिक थे वो मुख्य रूप से उनका जो नेटिव प्लेस था, यानी उनका जो घर था या जिस गांव से वो आए थे, वो मुख्य रूप से किसान परिवार थे। इसीलिए जो किसानों के जो दुख दर्द थे वो सैनिकों के अंदर उन्होंने फ्रस्ट्रेशन पैदा किया, और फिर सैनिकों ने विद्रोह करने के लिए वो तैयार हो गए। तो और ऐसा माना जाता है कि जो सैनिक थे वो मुख्य रूप से किसान ही थे, तो वो किसान सैनिक की वेशभूषा में एक तरह से वो किसान माने जाते हैं। तो इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें किसानों की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसीलिए ये एक किसान विद्रोह था। लेकिन क्योंकि समाज के अन्य वर्गों में, ये मत भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि समाज के जो अन्य वर्ग थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया था, तो इसमें जो हिस्सा लिया था, एक सक्रिय भागीदारी निभाई थी, इसीलिए ये जो मत है कि केवल किसान विद्रोह था, ये भी सही नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह। अधिकांश जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। हालांकि कुछ इंग्लिश इतिहासकार, कुछ यूरोपीय इतिहासकार हैं, वो भी मानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश भर में फैला, इसलिए राष्ट्रीय विद्रोह था। इसमें जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनमें हम देख सकते हैं कि बेंजामिन डिज़रेली जो हैं वो इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। इसके अलावा अशोक मेहता जो एक प्रमुख इतिहासकार हैं वो भी मानते हैं। डॉक्टर सत्या राय जो हैं वो भी मानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और अशोक मेहता जो हैं वो अपनी किताब द ग्रेट रिबेलियन, याद रखिए इनकी बुक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन, में लिखते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके अलावा डॉक्टर सत्या राय जो हैं भारत में राष्ट्रवाद नाम के अपने ग्रंथ में, अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख करते हैं कि ये जो 1857 की जो क्रांति थी वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय भावना के कारण ही सभी लोगों ने, इसमें वर्गों ने भाग लिया था और मतभेद भुलाकर अपने अंग्रेजों के भारत से निकालने का सामूहिक प्रयास किया था, अतः राष्ट्रीय विद्रोह था। ये भी जैसे हमने देखा था कि जन विद्रोह वाला जो मत था वो भी काफ़ी सही माना जाता है, वैसे ही राष्ट्रीय विद्रोह वाला जो मत है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के लगभग सभी समुदायों ने, सभी वर्गों ने अपने मतभेद भुलाकर अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयास किया था, इसीलिए ये एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
सबसे जो प्रसिद्ध मत माना जाता है, सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा होती है, वो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो क्या इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाना चाहिए? तो हम कहेंगे कि जी हाँ, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध इससे पहले कभी इतनी बड़ी स्तर पर कोई क्रांति नहीं हुई थी, कोई विद्रोह नहीं हुआ था। इसीलिए इसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। और इस मत का जो प्रतिपादन करने वाले सबसे प्रमुख इतिहासकार हैं, उनका नाम है वी.डी. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। याद रखिए, इस मत का किसने प्रतिपादन किया? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से भी, कि भारतीय किस इतिहासकार ने या किस व्यक्ति ने, किस विद्वान ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो उसका उत्तर होगा वी.डी. सावरकर। इसके अलावा बहुत से और भी इतिहासकार हैं जो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अगर उनमें हम माने तो डॉक्टर एस.एन. सेन हैं, इसके अलावा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार है, उनका भी मानना है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और क्योंकि भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का ये पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, राष्ट्रव्यापी संघर्ष था, इसीलिए इसे एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी हम देते हैं। वी.डी. सावरकर की जो किताब है उसको भी नाम याद रखिए, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से कि वी.डी. सावरकर जो है, उनकी किताब का नाम, उनकी पुस्तक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया है? वो है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और ये जो मत है ये सबसे सही मत माना जाता है। इसकी वजह दोस्तों ये कि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के सिक्के और इस तरह की मुद्राएं जारी की हैं, जो कि 150 2007 की अगर हम बात करें तो हमारे सरकार ने भी इस तरह के सिक्के जारी किए थे कि जिस पे लिखा था कि भारत की आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति के 150 वर्ष जब पूरे हुए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और इसे एक आधिकारिक तौर पर भी हम इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो कोई मतभेद नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। अगर हमें निष्कर्ष निकालना है तो वो यही निष्कर्ष है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगर निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो इस घटना का वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों ना हो, शीघ्र ही ये विद्रोह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती बन गया था, बहुत बड़ी बात, और इसे अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध का गौरव भी प्राप्त हो गया था। और यहां पर हम एक कोटेशन ले सकते हैं, एक कथन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक भारत एक खोज, जिसे इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उस पुस्तक में एक सेंटेंस लिखते हैं जो निष्कर्ष के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात शुरू से हम कह रहे हैं कि यह सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ, यह विद्रोह सैनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा और शीघ्र ही यह जन विद्रोह तथा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यह भारत का क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि हालांकि ये जो विद्रोह था, हालांकि ये जो क्रांति थी, वो एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू अवश्य हुई थी, लेकिन ये शीघ्र ही अंग्रेजों के विरुद्ध एक स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा है कि ये जो 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसके प्रत्येक मत के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से इतिहासकारों का कौन सा मत है। इसके अलावा ये भी देखा कि कौन सा मत सही है और कौन सा मत सही नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, जो 1857 की क्रांति का हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है, और उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जितनी तरह की आपको फैक्ट्स मालूम हुए, जानकारी आपको प्राप्त हुई है, वो आपको लाभदायक होगी परीक्षा की दृष्टि से और आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण होगी। और हमेशा की तरह कहता हूं कि जो इतिहास का ये जो भाग है, ये आपको ना केवल बुद्धिमान बनाएगा, बल्कि आपको देश के प्रति समर्पित होकर देश के लिए कुछ करने के लिए भी आपको प्रेरित करेगा। तो आज हमने इस भाग को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आगे के जो भाग हैं इसमें हम 1857 की जो क्रांति है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप भी इसके कुछ प्रश्नों को तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।